एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस क्वेश्चंस को। तो थोड़े से ही क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। ओके, तो धीरे धीरे इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे टेट एस्पायरेंट्स के लिए, मेनली सी टेट एस्पायरेंट्स के लिए। उनका एग्ज़ाम भी आने वाला है 31 जनवरी को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जिससे आप उन्हें ईजिली रिकॉल कर पाएँ। ओके, और समझ पाएँ कि बेसिकली क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रुप ऑफ रूट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जड़ों का समूह है। ठीक है, तो जड़ें क्या होती हैं? जो ज़मीन के अंदर जो भाग, पौधे का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। ठीक है, तो कुछ फल जो होते हैं वो जड़ों में जा कर के उगते हैं। ठीक है, यानी ज़मीन के अंदर उगते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वो तने का भाग है या फिर जड़ों का भाग। मतलब कि या तो वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है जो कि जड़ों में जा कर के ग्रो होता है, यानी उसकी वृद्धि होती है, और या फिर वो होता है रूट का मॉडिफिकेशन। ठीक है, यानी जड़ों का रूपांतरण। तो अब इसकी पहचान के लिए हम आपको बता दें, हमने वीडियोस में डिस्कस भी किया है कि जो फल, मान लीजिए आलू है, ठीक है, आलू हमेशा जड़ जारी होगी पौधे की और उसके एंड पे जाकर के आलू उगता है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया स्टेम का मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर हम कैरेट को लेते हैं या फिर रेडिश को लेते हैं, यानी मूली, तो ये जो हैं इन्हीं में से जड़ निकलती हैं, यानी फल जो होगा हमारा, जो रेडिश है, कैरेट है, उसी में से क्या निकलती हैं? जड़ें निकलती हैं। तो ये किसका मॉडिफिकेशन हो गया? रूट का। तो ये पहचान है। अगर बाई चांस आप इसे भूल जाएं या फिर आप ये पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के लिए, उन्हें अगर आप भूल जाएं तो आप इससे जो है गैस करके आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कैरेट, बीटरूट यानी चुकंदर, और रेडिश को क्या कहते हैं हिंदी में? मूली। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिजर्ट ओक इज़ अ ट्री फाउंड इन। तो एक प्लांट होता है जिसका नाम है ओक, यानी वो कहाँ उगता है? डेजर्ट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं और कुछ पेडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं आपकी ईवीएस पेडागोजी में, तो उनको भी हम कवर कर रहे हैं। तो डोंट वरी, तो काफ़ी इजी रहेगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ अ गुड असाइनमेंट इन ईवीएस। तो अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई ए लगाएं कि बी लगाएं। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं पहले। तो ए ऑप्शन है हमारे, रिवीजन ऑफ द लेसन, एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, एंड सी ऑप्शन है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, एंड डी है हमारा कीप स्टूडेंट्स एंगेज। तो ये अगर देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, ये गुड असाइनमेंट के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन इसमें से सबसे जो सही जो टॉपिक है, जो सारे के सारे उनको एक्टिविटीज़ को कवर करता है, तो वो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन डी, यानी एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर इसको हिंदी में देखें, व्यापक सीखने के अवसर। ठीक है, अगर मतलब इसमें अगर ये नहीं दिया होता तो हम इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ कर लेते, हालांकि ऐसा आता नहीं है क्वेश्चन, वो काफ़ी इजी रहता है। ठीक है, यानी अगर हम व्यापक सिखा रहे हैं, व्यापक रूप से सिखा रहे हैं किसी बच्चे को, तो सीधी सी बात है उसमें पाठ भी संशोधित होगा। ठीक है, समय का बेहतर उपयोग भी होगा और छात्र भी उसमें व्यस्त रहेंगे, यानी उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो इंगेज रहेंगे। ठीक है, तभी तो वो सीखेंगे।
यानी वो लर्निंग कैसी होगी, ब्रॉड लर्निंग होगी, व्यापक तरीके से होगी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एज अ EVS टीचर इफ़ यू आर आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज अ फील्ड ट्रिप टू अ जू देन व्हाट शुड बी द मेजर ऑब्जेक्टिव। तो हिंदी में देखते हैं, एक EVS शिक्षक के रूप में यदि आपको एक चिड़ियाघर में एक फील्ड ट्रिप आयोजित करने के लिए कहा जाता है तो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखते हैं, ये बच्चों को ट्रिप वगैरह कराई जाती हैं, ज़ू में ले जाते हैं या फिर किसी फोर्ट पे ले जाते हैं, किसी बॉटनिकल पार्क वगैरह में ले जाते हैं, तो किस तरीके से उनको सिखाया जाता है, तो कौन सा मेजर ऑब्जेक्टिव यूज़ किया जाएगा इसके लिए। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑफर एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू द चिल्ड्रन, प्रोवाइड फन एंड एन्जॉयमेंट टू चिल्ड्रन, satisfy parents on quality of education, to change monotony of the routine studies। तो अब इसमें क्या है कि इसमें आप सिर्फ पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो ट्रिप नहीं करा रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब ये है कि प्रोवाइड फन एंड एन्जॉयमेंट टू चिल्ड्रन। अब फन एन्जॉयमेंट तो आप कराएंगे ही, लेकिन अगर मान लीजिए उससे बच्चा सीख ही नहीं रहा है तो फिर वो फन और एन्जॉयमेंट किस काम का, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। टू चेंज मोनोटोनी ऑफ द रूटीन स्टडीज़। मोनोटोनी मतलब मोनोटोनस स्टडीज़, उन स्टडीज़ को कहते हैं, उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरीके का चलता रहता है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब जो एक ही तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा लर्निंग में, तो उसको कहते हैं मोनोटोनस स्टडीज़, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा हमारा। ऑप्शन जो ए है वो है ऑफर एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू चिल्ड्रन, यानी बच्चों को सक्रिय सीखने का अनुभव प्रदान करें, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन EVS एट प्राइमरी स्टेज। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता होना चाहिए। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम इस चीज़ को वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके लिए CCE की जो वीडियोस बनाई थी लेक्चर्स, आप उन्हें देख लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। साल में किसी भी कक्षा में मूल्यांकन के लिए साल में 2 बार टेस्ट होता है, ठीक है। एक होता है ऐसे 1 और एक होता है ऐसे 2, यानी समेटिव असेसमेंट, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट होते हैं, यानी ऐसे 1 फॉर्मेटिव एंड सेकंड फॉर्मेटिव में डिवाइड होता है, और ऐसे 2 जो होता है वो 3rd एंड 4th में डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, मतलब बच्चा अगर पहले में नहीं सीख पाया तो उसकी लर्निंग में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, इम्प्रूवमेंट किए जाएंगे, जिससे वो और अच्छा परफॉर्म करे सेकंड में, ठीक है। जबकि जो समेटिव असेसमेंट होते हैं वो पूरे साल का जो रिज़ल्ट होता है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट में उसने जो परफॉर्म किया है और फाइनल एग्ज़ाम्स यानी ऐसे 1 या ऐसे 2 में जो परफॉर्म कर रहा है उसका फाइनल जो रिज़ल्ट होता है वो होता है समेटिव असेसमेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इसमें। तो ऑप्शन आपको देख लेते हैं क्या है, बस पता चल ही गया होगा। ऑप्शन ए है हमारा आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स। तो ये किस में होता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के होता है, ठीक है। मतलब लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी कमियां होंगी उनको दूर करेंगे, जिससे वो आगे वाले उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। ग्रेडिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये किसका पार्ट हो गया, समेटिव असेसमेंट का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए डी, सी और डी भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाइंग डेफिशिएंसी इन टीचिंग, डेफिशिएंसीज होंगी उनको दूर किया जाता है, तो ये भी किसका पार्ट हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट का, ठीक है। और डी जो ऑप्शन है वो है इनहांसिंग लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी है फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी था वो करेक्ट है, यानी ग्रेडिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अब। न्यूक्लियर फैमिली रेफर्स टू, यानी जो एकल परिवार यानी न्यूक्लियर परिवार जो होते हैं
वो कौन से परिवार होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। एनी फैमिली बोर्न आफ्टर 1950, फैमिली इंक्लूड पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस, एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, एंड ये ऑप्शन है हमारा ओनली हस्बैंड एंड वाइफ। तो जो फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली, वो होती है फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस, मतलब जिसमें मदर एंड फादर और उनके बच्चे होते हैं, चाहे वो एक हो दो हो, ठीक है, वो चीज़ अलग है। तो ये कौन से परिवार हो जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। तो हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने ईवीएस का जो आपका थ्योरी सीरीज़ चली थी उस पर, तो आप देख लीजिए अगर आपको ये चीज़ क्लियर ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपना। विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इन द वर्ल्ड, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा नलकूपों की अधिकतम संख्या है। तो ट्यूबवेल क्या होता है, सिंचाई के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो कि बिजली से चलता है, वो होता है ट्यूबवेल्स। तो इसकी जो संख्या है वो है इंडिया में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट यानी ऐसे पॉल्यूटेंट्स, ऐसे कण, ठीक है, ऐसी गैसेस जो एयर पॉल्यूशन करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहली बात, जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड रिच गैस होती हैं, वो सारी एयर पॉल्यूशन कॉज करती हैं। तो ऑप्शन ए स्मोक है। स्मोक में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी होगी, और भी ऑक्साइड्स होंगे जैसे CF3 होगा, ठीक है। तो ए नहीं होगा, ना हमारा बी ऑप्शन होगा, ना ही सी होगा। हमारा जो डी ऑप्शन है यानी नाइट्रोजन गैस, वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वो नेचुरली अबंडेंट गैस है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, वो एनवायरनमेंट में नेचुरली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन एल्बो एंड नी जॉइंट्स द बोन्स कैन मूव इन, यानी हिंदी में देखते हैं, कोहनी और घुटनों की जोड़ों में हड्डियों को स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी मतलब एल्बो, हमारी कोहनी की जो और घुटनों की जो जॉइंट्स होते हैं, हम उनको किस तरीके से मूव कर सकते हैं, मतलब हम उसको आगे पीछे दाएं बाएं कैसे मूव कर सकते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कि आप अपने हाथों को सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऐसे ही आप अपने घुटनों वाली साइड से पैर को सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, वन डायरेक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी एक दिशा में, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन होगा। हम नेक्स्ट सीरीज़ में और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आप देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज़ इज, ठीक है, डेंगू रोग के वाहक क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। एडीज मॉस्किटो, क्योलेक्स मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो एडीज मॉस्किटो जो होता है वो किसका कैरियर होता है, डेंगू डिजीज़ का, यानी एडीज मॉस्किटो, एडीज मच्छर के काटने से डेंगू डिजीज़ होती है। जबकि एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है, यानी फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होती है, उसके काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था इनमें। तो चलिए, आपके इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, लगभग 10 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और आपको कन्फ्यूज़न भी अच्छी खासी रहती है इसमें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तो ये वीडियो लेट हुआ अपलोडिंग में, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अब कंटिन्यूस करेंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश और CDP के क्वेश्चंस को। तब तक के लिए बाय बाय।